डियर स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे मेनली एक्सेप्शंस ऑफ मेंडेलियन थ्योरी। इसके पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में भी हमने यही देखा था, शुरुआत किया था। हमने क्या शुरुआत किया था? मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन हमने स्टार्ट किया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन में पहला एक्सेप्शन जो हमने देखा था वो था लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और उसके आपने दो एग्जाम्पल पढ़े थे, याद होगा। एक एग्जाम्पल कौन सा था? एक था जिसमें हमने एक ट्रिक भी बताया था, बहुत फेमस एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में भी है। एक प्लांट है, उस प्लांट का नाम है डॉग प्लांट, या उसका नाम है स्नैप ड्रैगन। क्या नाम है? स्नैप ड्रैगन, या उसी को हम लोग कहते हैं एंटीहीरिनम मैजस। मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था, सैड, एस फॉर स्नैप ड्रैगन, ए फॉर एंटीहीरिनम मैजस और डी फॉर डॉग। ये एग्जांपल लिया गया था, इसमें रेड फ्लावर, ठीक है, को क्रॉस करवाया गया था व्हाइट फ्लावर से। ओके, और ये रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर को जब क्रॉस करवाया गया था, ठीक है, तो जो प्रोड्यूस हुआ था F1 जनरेशन, वो बिल्कुल सरप्राइज था। वो क्या था? पिंक फ्लावर। वो ना तो रेड था ना तो व्हाइट था, दोनों के इंटरमीडिएट था। दोनों में किसी का भी वहां पे फिजिकल अपीयरेंस नहीं था, तो उसको हम लोग बोलते थे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी को कहीं कहीं बुक में लिखा रहता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, यानी ब्लेंड कर गया दोनों कैरेक्टर। क्लियर है? और एक और बताए थे कि जो गार्डन पी होता है, पी में स्टार्च कंटेंट भी होता है अच्छा खासा, तो उसमें हमने लिया था कि कैपिटल बी क्रॉस स्मॉल बी। कैपिटल बी is code for capital B allele is code for high amount of starch formation. A small b less amount of starch formation. कैपिटल B जब मैच्योर हो जाता है तो वो आगे जाके, ठीक है, राउंड सीडेड प्लांट में बदल जाता है। और स्मॉल बी जब मैच्योर होता है तो आगे जाके रिंकल्ड सीडेड प्लांट में बदल जाता है। तो F1 जनरेशन में क्या है? कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है, ध्यान दीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी। वो राउंड था, इस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करता है, बट उसमें स्टार्च कंटेंट इंटरमीडिएट था। तो बताइए, स्टार्च कंटेंट व्यू से वो ना तो बहुत ज्यादा था ना तो बिल्कुल कम था, वो क्या था? इंटरमीडिएट था। वो किसका एग्जांपल हो गया? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। क्लियर है? तो लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको क्लियर हो गया, जो उस दिन का टॉपिक था। उसको मैंने थोड़ा सा अभी रिवाइज करके लिंक बना दिया आपका। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस। इसको फिर से देखिए, उस दिन मैंने बताया था, थोड़ा सा इसको रिवाइज करते फिर से। प्लियोट्रॉफिक मैंने बताया था कि एक्चुअली में इसमें तो दो एग्जाम्पल आपका आ गया, ठीक है। एक आया कौन? सैड वाला, और एक आया कौन? स्टार्च कंटेंट वाला, ठीक है, स्टार्च कंटेंट वाला, ठीक है। अब देखिए, जो प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस है, इसके बारे में क्या है? प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि पहले तो ये जानिए कि ये प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस और ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ठीक है। यहां तक तो हम बता चुके थे, ठीक है। देखिए, इसलिए टुडे ये टॉपिक को हमको डिस्कस करना, वो डिस्कस करना, ये किया हुआ है, पहले किया, बट इसको थोड़ा सा लिंक में लाने के लिए आपको मैं रिवाइज कर दूं, 2 मिनट और लगेगा। कहता है कि एक्चुअली में इससे ये रिलेटेड है, तो कहता है ये नहीं करवाए थे, ये करवा दिए थे। ये दोनों किसका एक्सेप्शन है? कहता है मेंडल का एक और था, कि मेंडल साहब का एक और था कहना कि एक जीन, मैन्युफैक्चर बोलते थे, एक जीन कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट ए ट्रेट और कैरेक्टर,
और एक जीन के 2 कॉपी होते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, उसको बोलते हैं एलील, बोलते हैं ना, ठीक है। तो उनका सीधा सीधी कहना था एक जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर, बट 1 जीन 1 कैरेक्टर के, अच्छा 1 जीन 1 कैरेक्टर तो हम पहले ही दिन बता दिए थे आपको, मेंडल्स के पहले ही, मतलब ये क्या बोलते हैं, जो जेनेटिक्स का जो पहला लेक्चर था, वीडियो लेक्चर, उसी मैंने आपको प्रूफ कर दिया था बोर्ड पे, 1 जीन 1 कैरेक्टर। हाउ? हमने बोला था जीन इज द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा तो ट्रांसलेशन, प्रोटीन का टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, एंजाइम बनाएगा, और एंजाइम क्या करेगा, मेटाबॉलिज्म को पूरा करेगा, और मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होगा, कोई सबस्ट्रेट बनेगा, कोई प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, एक कैरेक्टर को डेवलप करेगा। इस तरह से 1 जीन कंट्रोल 1 कैरेक्टर। उसी में हमने बताया था 1 जीन कंट्रोल बाय, ये 1 जीन कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ 1 एंजाइम, तो उसको बोलते हैं 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। दिया था किसने, बेडल एंड केटन ने, ये सब बताए थे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। 1 जीन 1 कैरेक्टर का 2 अपोजिट लाइन हो सकता है, यानी उसके 2 उसके विपरीत बातें बोली जा सकती है। 1 जीन 1 कैरेक्टर से विपरीत 2 बातें क्या होगा, ठीक है। 1 जीन 1 कैरेक्टर से 2 अलग बातें हटके क्या होगा, मेनी जीन 1 कैरेक्टर और 1 जीन मेनी कैरेक्टर। तो ऊपर वाला जो है ना, वो हमने बताया था 1 जीन मेनी कैरेक्टर, ये हमारा क्या है, 1 जीन मेनी कैरेक्टर, यानी कि जीन एक ही, उसके इफेक्ट कई, दैट इज कॉल्ड प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस। फिर से बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको पता चलेगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 जीन मेनी कैरेक्टर, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, उसको क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस। क्लियर है पॉइंट? 1 जीन मेनी कैरेक्टर, प्लियोट्रॉफिक इनहेरिटेंस, क्लियर। तो इसका एग्जांपल हमने 2 दिया था, एक तो दिया था सीकेल सेल एनीमिया, ठीक है, देखिए फिनाइलकीटोनुरिया, और दूसरा सीकेल सेल एनीमिया। सीकेल सेल एनीमिया में हमने बोला था, ठीक है, पहले तो ये जाने कि एनीमिया किससे रिलेटेड है, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाए, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, आरबीसी की संख्या कम हो जाए, सब कुछ कॉज करेगा एनीमिया। क्या कॉज करेगा, एनीमिया। क्लियर है पॉइंट? सब कुछ कॉज करेगा एनीमिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि ये जो एनीमिया है, सीकेल सेल एनीमिया, ये ऐसे नहीं होता है, इसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है। आगे पढ़ेंगे, ये डिफेक्टिव भी होता है एक म्यूटेशन के कारण, उसको बोलते हैं मिसेंस म्यूटेशन। हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया, हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, आरबीसी के अंदर, आरबीसी रेड ब्लड सेल बाइकॉन्केव। तो जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया तो वो जिसमें रहेगा, ठीक है, उसमें भी डिफेक्टिवनेस है, उसका शेप चेंज हो जाता है, बाइकॉन्केव से हो जाता है सीकल सेल, ओके। और कहता है ये हीमोग्लोबिन क्यों डिफेक्टिव हुआ, कहता है हीमोग्लोबिन में 4 चेन होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। बीटा चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड के बदले वेलिन आ जाता है, GAA के बदले GUA आ जाता है, यानी एडेनिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल। क्लियर है? आगे और समझेंगे। तो कहता है ये घटनाक्रम है, इसके कारण क्या होता है, कहता है जब हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो गया, आरबीसी का शेप चेंज हो गया, हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव होने के कारण ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गया, ऑक्सीजन का सप्लाई क्या होगा, कम हो जाएगा, सेल को, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होने के कारण हार्ट बीट कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है ब्रीदिंग रेट कम हो जाएगा, यानी कि एक डिफेक्ट हुआ बट उसके फिनोटाइपिक इफेक्ट कितने, बहुत ज्यादा। इसलिए बेस्ट एग्जांपल है 1 जीन मेनी कैरेक्टर। दूसरा फिनाइलकीटोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया में बार बार मैं बोल रहा हूं, एक एंजाइम की डिफेक्टिवनेस होती है, उस एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज, हाइड्रोक्सीलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सीलेज।
ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज के कारण फिनाइल एलेनिन का कंप्लीट मेटाबॉलिज्म नहीं होता। ओके, नहीं होता और कीटोन बॉडी बन जाता है जो कि यूरिन से बाहर निकलता है। इसलिए बीमारी का नाम क्या है? फिनाइल कीटोनुरिया। इसका आगे चर्चा मेंडल साहब ने स्पेशली किया है। ओके, तो कहता है कि उसमें क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन एक मेन कैरेक्टर, स्किन पिगमेंटेशन दूसरा कैरेक्टर, तीसरा कैरेक्टर, ठीक है, कहता है हेयर लॉस। ये सब एक ही जीन के कारण होता है। ये भी है। मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल आज देना चाह रहा हूं, इसलिए मैं इसको लिंक किया था। अब यहां से आपको बिल्कुल नया चीज है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल 3। ये क्या है याद कीजिए। अभी मैंने एक ट्रिक क्रिएट किया था, उसमें डाइजेशन पढ़ाने के टाइम +1 का जो वीडियो लेक्चर तैयार हो रहा है उसमें डाइजेशन के लगभग 6-7 वीडियो लेक्चर हुए। अगर आपको देखना है तो यूट्यूब चैनल पर रखा हुआ बेहतरीन वीडियो है, उसमें हमने एक से एक नए ट्रिक बनाए हैं। आपको पता है ये सारे जितने भी वीडियो लेक्चर हैं वो सब अप टू डेट हैं। उसमें सारे एनसीईआरटी को पॉइंट को उसमें इंक्लूड किया गया, उसमें सारे ट्रिक्स हैं। और मैं बता दूं उनके नोट्स भी अपडेट किए जा रहे हैं। अभी तक टेलीग्राम पे 2 चैप्टर का नोट्स रखा गया है, बायोमोलिकुल्स का और सेल बायोलॉजी का। उसमें सारे नोट्स धीरे धीरे रखे जाएंगे, तो आपके जब तक एग्जाम देने का टाइम आएगा उसमें सब कुछ अपडेट होकर रखा रहेगा। यानी बेस्ट तैयारी आपका होगा। 350 प्लस आपको पहुंचना है मेरे साथ आउट ऑफ 360, +1 +2 दोनों की तैयारी को करवा के। अब आप देखिए मैं यहाँ पे क्या बोलने जा रहा हूँ। कहता है लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता, किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन, किसी का भी नहीं। कहता है लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन होता है। किसका किसका? तो कहता है सुन लीजिए, ड्रग्स का, मेडिसिन का और वाटर का, बट नो डाइजेशन। ओके, नो डाइजेशन। तो कहता है हमारे पास BMW नहीं है, हमारे पास BMW नहीं है, हमारे पास BMW कार है। BMW कार आया या ना आया, मैंने कोडिंग बनाई BMW, ठीक है। यानी कि BMW जो है, तो BMW के बदले आपको क्या याद रखना है? DMW, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। यहाँ पे भी DMW, यानी BMW कार का एक ब्रांड है, DMW अपना एक लोकल ब्रांड है। अभी आप सुन रहे होंगे आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत बनाएगा DMW। ये जो DMW है, ये देखिए क्या है। DMW लार्ज इंटेस्टाइन के लिए क्या हो गया? ड्रग्स, ठीक है, मेडिसिन, ठीक है, ड्रग्स, मेडिसिन और वाटर, ड्रग्स, मेडिसिन और वाटर, ठीक है, ड्रग्स, मेडिसिन और वाटर, ठीक, उसके लिए हो गया ड्रग, मेडिसिन और वाटर। यानी कि ये तीनों एब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये ट्रिक तो मैंने उसके लिए बनाया था, बट ये ट्रिक यहां भी चलेगा। तीसरा एग्जाम्पल कहता है ड्रोसोफिला में, ड्रोसोफिला में, ठीक है, ड्रोसोफिला में व्हाइट आई में म्यूटेशन होता है, ठीक है, व्हाइट आई में म्यूटेशन होता है, ठीक है। यानी कि व्हाइट आई में म्यूटेशन होता है, यानी कि डीपिगमेंटेशन होता है, डीपिगमेंटेशन होता है, ठीक है। और इसके कारण इसके बहुत सारे ऑर्गन में कैरेक्टर, फिनोटिपिक कैरेक्टर, मतलब फिनोटिपिक जो वो है एक्सप्रेशन, इसके बहुत सारे ऑर्गन में चेंज होता है। यानी कि एक में हुआ बट इसका फिनोटिपिक इफेक्ट दूसरे सारे ऑर्गन पे पड़ा। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, प्लियोट्रॉफिक लेटेंस का एग्जांपल। प्लियोट्रॉफिक में 3 याद रखना है, 2 नहीं 3, ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और ड्रोसोफिला का व्हाइट आई म्यूटेशन, DMW। क्लियर है पॉइंट, याद रखिएगा, DMW दोनों जगह। चलिए, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्किन कलर ऑफ ह्यूमन। आपके स्किन कलर में भी मोर देन 1 जीन है, कहा गया 1 जीन 1 कैरेक्टर, बट आपका स्किन कलर
मिनिमम 3 जीन से कंट्रोल होता है। ये डेवनपोर्ट नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए ह्यूमन स्किन कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है? लास्ट में हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें कुछ क्रॉस के हम रेशियो लिखें। वो रेशियो आपको जबरदस्ती याद करना है, लेकिन मैं उसका भी एक ट्रिक बनाऊंगा। ठीक है, अभी वो ट्रिक बनाया नहीं है, मैं उसका भी ट्रिक बना दूंगा जिससे कि आपको आसान हो जाए। और वहां से कभी कभी अगर थोड़ा सा क्वेश्चन सेटर ने आपके साथ ज्यादा किया तो वो रेशियो पूछ देता है। नॉर्मल रेशियो फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, मोनोडायबिट, डायबिट क्रॉस का पूछता है, लेकिन कभी कभी कॉम्प्लीमेंट्री जीन का, सप्लीमेंट्री जीन का, इंटरेक्शन ऑफ जीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लिए भी एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे हम लोग, देखते हैं। आइए, एक्सप्लेनेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, व्हाट इज एग्जैक्टली डोमिनेंस? तो कहता है कि ये डोमिनेंस और रिसेसिव ये कोई फिक्स टर्म नहीं है। जैसे एक गरीब और अमीर कोई फिक्स नहीं है। जैसे अभी हालात बन रहे हैं कि बोला जा रहा है कि हाँ, गरीब अमीर, गरीब मजदूर, ठीक है, अमीर का कैटेगरी, मीडियम वर्ग का कैटेगरी। एक्चुअल में मीडियम वर्ग भी गरीब में ही आता है, बट वो दिखाता नहीं है। वो मतलब एक अलग ढंग का है, हर चीज झेलना उसी को पड़ता है। सरकार को टैक्स भी उसी को देना है, सरकार से मदद भी उसी को नहीं मिलता, सरकार के सारे योजनाओं का फायदा उसको नहीं मिलता। ठीक है, ईमानदारी से कमा के सारे टैक्स भरता है, सब कुछ करता है। तो ये जो अमीर गरीब का जो फीलिंग है, सपोज मैं अगर बढ़िया से खा रहा हूं, पी रहा हूं, तो हम अपने आप को एक मीडियम वर्गीय मान रहे हैं। हमसे जिसके पास मान लो कि 10-12 कार है, वो हमसे अमीर है, बट वो जो हमसे अमीर है उसके बगल में अगर कोई खड़ा हो जाए तो फिर वो गरीब हो जाएगा। उससे उसके बगल में अगर कोई अडानी जैसा खड़ा हो जाए, अंबानी जैसा खड़ा हो जाए, तो वो फिर गरीब हो गया। यानी हम उसके सामने गरीब हैं, वो किसी और के सामने गरीब है, हमारे सामने थोड़े से आमदनी में कोई कम है तो वो गरीब गिना जाएगा, उसके सामने वो। इसका कोई अंत नहीं है। ये डोमिनेंट और रिसेसिव ये कॉम्पैरेटिव वर्ड है। ध्यान दीजिए क्या कहा गया है। कहा गया मेंडल के द्वारा कि एक जीन है, ध्यान दीजिए, एक जीन है, ये जीन के, ठीक है, जीन एक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जीन एक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है। और ये मतलब जीन इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और ये ट्रेट को दिखाता है, यानी फिनोटाइप को दिखाता है। ठीक है, कहता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक जीन के 2 कॉपी होती है और इसी दोनों कॉपी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलील्स। क्या बोलते हैं? एलील्स। इसी 2 कॉपी को बोलते हैं एलील्स। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए कैपिटल ए। ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए, ये एलील ये एलील दोनों है। यहां पे अगर आपको कोई कहेगा तो आप आसानी से बोल दीजिएगा ये डोमिनेंट एलील, ये रिसेसिव एलील, यानी ये हेटेरो एलील है और ये होमो एलील्स, ये आप आसानी से बोल दीजिए। लेकिन बात क्या होती है सो देखिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे ये जो एलील होता है ना, ये एक कैरेक्टर के लिए इंजाइम बनाता है और वो अनमोडिफाइड इंजाइम होता है। मतलब अनमोडिफाइड वो जीन एलील होता है। अनमोडिफाइड जीन का, ये अनमोडिफाइड एलील का मतलब वैसा एलील जिसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जिसकी मतलब जिसका काम है एंजाइम को बनाना और उस कैरेक्टर को मजबूती से रखना, इफेक्टिवली रखना, एक्सप्रेस करना, वही कहलाएगा डोमिनेंट। लेकिन जरा देखिए, मान लीजिए एक और एलील है जिसमें चेंजेस आ गया, जिसमें म्यूटेशन हो गया, जो मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड हो गया, एम से मॉडिफाइड, एम से म्यूटेशन, चेंजेस, तो वो क्या करेगा? वो 3 काम कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, वो 3 काम कर सकता है। इसी पे है पूरा आगे का पूरा ये सारा कुछ।
वो 3 काम कर सकता है। या तो ऐसा हो कि वो नॉर्मल इंजाइम को बनाया या थोड़ा कम इफिशिएंट इंजाइम को बनाया, या तो नॉर्मल इंजाइम बनाया या कम इफिशिएंट इंजाइम को बनाया। दूसरा क्या हो सकता है, नॉन फंक्शनल इंजाइम को बनाया। और तीसरा क्या हो सकता है, इंजाइम बने ही नहीं, नो इंजाइम, यानी कि जिस एलील में म्यूटेशन हुआ है उसकी बात कर रहा हूं। तो बताइए, अगर पहला केस देखिएगा कि उसने इंजाइम बनाया या नॉर्मल इंजाइम बनाया या कम इफिशिएंट इंजाइम बनाया, तो क्या होगा, कैरेक्टर तो वही आएगा पहले वाले एलील की तरह, अनमोडिफाइड एलील की तरह, अनम्यूटेड एलील की तरह। ठीक है, तो बताइए पूरा का पूरा वो भी क्या शो करेगा, डोमिनेंस, वो भी इफेक्ट मतलब ट्रेट के इफेक्ट को पूरा दिखाएगा। लेकिन जरा सेकंड और थर्ड चॉइस के बारे में सोचिए, जब नॉन फंक्शनल इंजाइम बन गया या इंजाइम बना ही नहीं, तो क्या होगा, तो वो अपने इफेक्ट को दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि इंजाइम बना ही नहीं है। बना है तो नॉन फंक्शनल इंजाइम है, तो वो अपने फंक्शन को दिखा ही नहीं पाएगा, अपने ट्रेट को दिखा ही नहीं पाएगा। दैट मॉडिफाइड, दैट म्यूटेट, दैट चेंजेबल एलील इज नोन एज रिसेसिव। और अनमोडिफाइड, अनम्यूटेटेड, unchanged allele effectively express its effect, character, trait, that is called dominant। अब समझ में आ गई, एक्चुअल में ये होता है। तो आपको अगर पूछेगा तो बताइएगा, यानी कि इसमें, ठीक है, हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे दो तरह का बात। एक बोलेंगे अनमोडिफाइड, ठीक है, अनम्यूटेटेड, म्यूटेटेड, ठीक है, नॉन म्यूटेटेड कर दीजिए, नॉन म्यूटेटेड, ठीक है, अनचेंज्ड, ये क्या होगा, डोमिनेंट, डोमिनेंट लिख लीजिएगा। और दूसरा, ठीक है, म्यूटेटेड या मॉडिफाइड या क्या बोलिए, ठीक है, चेंज्ड, ठीक है। और इसमें हमने क्या बोला है, 3 तरह की बातें हो सकती हैं, या तो नॉर्मल इंजाइम और, ठीक है, कम इफिशिएंट, मतलब लेस इफिशिएंट इंजाइम, ठीक है, या नॉन फंक्शनल इंजाइम, फंक्शनल इंजाइम या नो इंजाइम, ठीक है। तो बताइए, अगर म्यूटेटेड है, अनचेंज्ड है, ये सॉरी चेंज्ड है और मॉडिफाइड एलील है, अगर ये केस हुआ तब तो वो डोमिनेंट की तरह ही बिहेव करेगा। बट ये दोनों केस में वो क्या होगा, अपने आप रिसेसिव की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो इंजाइमेटिक एक्शन कर नहीं रहा है। तो इंजाइम अगर एक्शन नहीं कर रहा है तो क्या कैरेक्टर डेवलप होगा, नहीं होगा। इस चीज को आपको अच्छे से नोट करना है। ओके, बोलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत है? अब हमारा सारा ध्यान किस पे होगा, कोडोमिनेंस पे, ठीक है। सारा का सारा ध्यान किस पे होगा, कोडोमिनेंस पे। तो बताइए, क्या मैं इसको मिटा दूं? इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है। चलिए इसको मिटा के लिखते हैं। अब देखिए, यानी पूरा का पूरा ध्यान किस पे है, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। देखिए, जब हम पढ़े थे लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में था, ठीक है, कि अगर F1 जनरेशन में ये आया, इसका था 100%, इसका था 0%। लॉ ऑफ
इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देते थे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देते थे? लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर ये आया था, या मान लीजिए दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, आर ले लीजिए, तो ये क्या था? 0%, ये भी क्या था? 0%, ये था। बट लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में क्या होगा मालूम? लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में क्या होगा? लॉ ऑफ कोडोमिनेंस में अगर मान लीजिए, ठीक है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, बी बी, तो ये आएगा 50%, ये भी आएगा 50%, ठीक है, याद रखिएगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में एक एलील 100% एक्सप्रेशन के साथ, दूसरा 0% के साथ, इसमें 0 के साथ, और इसमें 50% के साथ। यही तो है, यही तो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कोडोमिनेंस, देखिए क्या कोडोमिनेंस है। कहता है कि कोडोमिनेंस के साथ एक और लॉ आएगा, याद रखिएगा। कहीं बाद में मैं भूल न जाऊं, इसलिए मैं अभी आपको नाम बता देता हूं। वो नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल एलील्स। लॉ ऑफ मल्टीपल, घबराइए नहीं, दोनों का एग्जांपल एक ही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा लेक्चर, ठीक है, जो होगा उस पे धीरे धीरे हम ब्लड ग्रुप पे पहुंचने जा रहे हैं। यानी ब्लड ग्रुप की जब बात होगी तो थोड़ा सा +1 का भी बात होगा, ओके। तो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है? नॉर्मली हमने पढ़ा है कि एक जीन इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, किसी कैरेक्टर या ट्रेट को डिसाइड करेगा, दिखाएगा, और उसके लिए उस जीन के 2 कॉपी होंगे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, और दोनों कॉपी अलग अलग क्रोमेटिड पे होता है। क्रोमोसोम 1, क्रोमेटिड 2, एलील 2, जीन 1, ठीक है। यानी एक जीन के 2 कॉपी दोनों एलील कहलाते हैं और दोनों अलग अलग क्रोमेटिड पे होते हैं। ये बात क्लियर हो गई। कहता है ह्यूमन ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? ABO सिस्टम, ABO सिस्टम, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कोडोमिनेंस पहले होता क्या है। कहता है 2 कैरेक्टर के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, 2 कैरेक्टर के बीच अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो वो दोनों कैरेक्टर, ठीक है, F1 जनरेशन में 50-50% के आसपास आ जाता है। यानी कि वहां पे F1 में कोई 0% नहीं होता, कोई 100% नहीं होता, या दोनों में दोनों ब्लेंड नहीं होता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की तरह, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की तरह 100 और 0% नहीं होता, यानी कि दोनों अपनी अपनी भागीदारी रखता है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, दोनों अपनी अपनी भागीदारी रखता है। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ABO ब्लड ग्रुप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस, यानी कि दोनों इक्वल, ठीक है, F1 जनरेशन में, ठीक है। तो देखिए यहां पे कहते हैं इसका बेस्ट एग्जांपल है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO blood group system was given by Landsteiner and Wiener. Landsteiner and Wiener. ABO blood group system was given by Landsteiner and Wiener. इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि पहले तो ये जानिए कि इसमें जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो ख्याल आता है, ठीक है, इसमें जो क्रॉस वगैरह आएगा, सब कुछ जो कंसेप्ट है उसके बारे में ये समझिए। एंटीजन आपके आरबीसी, ये अपना एंटीजन है आपका देखिए एंटीजन 2 तरह का होता है, सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन। ये कोरोना वायरस वाला या बैक्टीरिया वाला या किसी भी पैथोजन वाला जो एंटीजन है ये बाहर से आता है, ये फॉरेन एंटीजन है, उसके खिलाफ आपका एंटीबॉडी बनता है या बना हुआ रहता है। बट ये अपना एंटीजन है और अपना एंटीबॉडी है, ठीक है। तो कहता है ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जो एंटीजन होती है वो आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होती है। समझिए इसको आराम से, मैं डिटेल बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग 10%।
और कहता है कि जो एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में होता है। इसलिए आजकल देखते हैं बड़ा नया टर्म चल रहा है, प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा थेरापी, प्लाज्मा थेरापी। क्या है प्लाज्मा थेरापी? किसी को कोरोना वायरस का इंफेक्शन हुआ, उसके बॉडी के लिम्फोसाइट ने उस वायरस के एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाया, वायरस मर गया, वायरस हार गया, पेशेंट जीत गया। जीतने के बाद भी अब उसके बॉडी में क्या है, वो एंटीबॉडी बन के रखा हुआ है। कहां पे? प्लाज्मा में। उसी को निकालिए, उसी से किसी डिफेक्टिव आदमी को, किसी सफरिंग पर्सन को, किसी मतलब पेशेंट को, कोरोना पेशेंट को आप इलाज कीजिए उसी प्लाज्मा से, क्योंकि प्लाज्मा में क्या है? एंटीबॉडी। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा थेरापी। दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा थेरापी। ठीक है, बहुत लोग बड़े बड़े एकदम वीडियो बनाए, उनको क्लियर ही नहीं होता कि हाँ प्लाज्मा थेरापी है क्या। ये है प्लाज्मा थेरापी। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब आइए, तो कहता है यहां पे कहता है जीन एक आई, उस जीन का नाम क्या है? आई जी। कौन सा जीन? आई जी। ठीक है, आई जी। इसके कितने होने चाहिए? कहता है कि 2 एलील होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसके 2 एलील होना चाहिए, लेकिन जानते हैं यहां पे 3 एलील है। कितने एलील हैं? 3। आई ए, आई बी, आई ओ। ठीक है, या आई, जो बोलना है वही। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आई ए, आई बी, आई ओ, ये क्या करता है मैं आपको बता दूं। ये इसके साथ रहेगा तो ये डोमिनेंट रहेगा, ये इसके साथ रहेगा डोमिनेंट रहेगा, ये दोनों रहेगा तो को डोमिनेंट का एग्जाम्पल है। यानी कि ये दोनों इकट्ठा रहेगा तो 50% इसका और 50% इसका, यानी जो एक अलग फॉर्म आएगा उसमें दोनों का परसेंटेज क्या होगा? 50-50% दोनों का। और ये IO ये रिसेसिव रहता है। इसका कैरेक्टर यानी कि ये उस शुगर को बनाता ही नहीं है। अब देखिए ये क्या है शुगर का चक्कर, ये सब सुनिए। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल बताने जा रहा हूं, आप समझिएगा। ये देखिए ये आरबीसी है, समझिए ये आरबीसी है। आरबीसी के सरफेस पे एक एंटीजन होता है H1। क्या नाम है? H1 एंटीजन, H टाइप का एंटीजन, H टाइप, H एंटीजन, H एंटीजन। ओके, ये क्या करता है? ये एक एंजाइम बनाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक एंजाइम बनाता है। इस एंजाइम का नाम है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ये एंजाइम का जो नाम है आकाश के मॉड्यूल में है, आप उसको देख सकते हैं। इसका नाम है, आपने सुना होगा कि जो बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल में होता है नाग और नाग। नाग का पूरा नाम क्या पढ़े थे? एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन। ठीक है, यहां पे आइए, कहता है यहां पे है, ठीक है, एन गैलेक्टोसा एन एसिटाइल। ठीक है, गैलेक्टोसाइड, गैलेक्टोसाइड, एन गैलेक्टोसाइड ट्रांसफेरेस, ट्रांसफेरेस एंजाइम। ठीक है, देखिए यहां पे आपको मैं बता रहा था, यहां पे आपको मैं बता रहा था कि ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी पे एक एंटीजन है। ठीक है, कौन सा, क्या नाम है? एच एंटीजन। एच एंटीजन का शुगर पार्ट होता है। ठीक है, और इसका प्रोटीन पार्ट होता है, प्रोटीन पार्ट होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि एंटीजन एक्चुअली में क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ध्यान दीजिए, तो हम क्या बता रहे हैं? ठीक है, ये आरबीसी है, इसके सरफेस पे एच एंटीजन है जिसका शुगर पार्ट भी है, प्रोटीन पार्ट है। शुगर पार्ट में एक प्रोटीन, एक शुगर पार्ट में एक स्पेशल शुगर को ऐड करना है। स्पेशल शुगर को ऐड करने के लिए इसके पास भी एक एंजाइम है, इसके पास भी एंजाइम है। इसके पास जो एंजाइम है उसका नाम है एन एसिटाइल
गैलेक्टोसामाइल, गैलेक्टोसामाइल, ठीक है, ट्रांसफेरेज, ठीक है, गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। देखिए मैं नाम फिर से बोल रहा हूं, आपको कॉपी में नोट करना है। मैं क्या बोल रहा हूं, आरबीसी है, आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन है, उस एंटीजन का नाम क्या है, एच एंटीजन। ये एंटीजन के दो पार्ट हैं, एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसके दो पार्ट होंगे, एक शुगर पार्ट और एक प्रोटीन पार्ट। शुगर पार्ट में एक शुगर को ऐड करना है, तभी जाके वो एंटीजन ए बनेगा, एंटीजन ए बनेगा। क्लियर है पॉइंट? तो कहता है ये उसके लिए एंजाइम चाहिए, कौन सा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल, ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। और ये एंजाइम कौन बनाता है, IA। तो ये किसको ऐड करेगा, ऐड ये एंजाइम, ठीक है, कहता है ऐड क्या बोलिएगा, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टो, ठीक है, गैलेक्टोज, एन एसिटाइल गैलेक्टोज, ठीक है, गैलेक्टोसामीन, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन को ऐड करता है किस पे, शुगर पार्ट पे। तो क्या बनता है, एंटीजन ए, एंटीजन ए। लीजिए डायरेक्ट अपना लोग एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि IA एंटीजन ए को बनाता है, IB एंटीजन बी को बनाता है, IO किसी भी एंटीजन को नहीं बनाता है। क्लियर है? यही तो लिखा हुआ है, लेकिन रीजन क्या है, IA एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम है एन एसिटाइल गैलेक्टोसा, एन एसिटाइल, एल छूटा हुआ है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन को किसमें जोड़ता है, इसके शुगर पार्ट में जोड़ता है और एंटीजन ए बनाता है। आपको मैंने बताया था कि IA, अभी जस्ट जो बताया कि IA क्या करेगा, ठीक है, एक एंजाइम बनाएगा, उसका नाम क्या है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। वो क्या करेगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन को ये क्या बोलते हैं, H एंटीजन में ऐड करेगा, उसके शुगर पार्ट में ऐड करके एंटीजन ए बना देगा। इसी तरह से ये जो IB है, ये क्या करेगा, ये गैलेक्टोसामाइल, ठीक है, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम, ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम को बनाता है, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को बनाता है। और ये क्या करता है, ये मतलब दूसरे आरबीसी, यानी कि आरबीसी के ऊपर ही जो दूसरा एंटीजन है, ठीक है, कौन सा एंटीजन, H एंटीजन के, ठीक है, इसके क्या, शुगर पार्ट में किसको जोड़ देता है, गैलेक्टोज को जोड़ देता है, गैलेक्टोज को ऐड कर देता है, और गैलेक्टोज को ऐड करके क्या बनाता है, एंटीजन बी, ठीक है। तो आपका क्लियर हो गया। एंटीजन ए कैसे बनता है, जब आरबीसी के ऊपर का H एंटीजन, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन से जुड़ता है, उसको जोड़ने वाला एंजाइम कौन होता है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, ठीक है, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। ये कौन बनाता है, IA। उसी तरह से एंटीजन बी कब बनता है, जब आरबीसी के ऊपर जो H एंटीजन है उसके शुगर पार्ट में क्या जुड़ता है, गैलेक्टोज। उसको जोड़ने के लिए, यानी उसको वहां ट्रांसफर करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। इसको बनाता कौन है, IB। और ये कोई भी एंजाइम नहीं बनाता है। क्लियर हो गया पॉइंट, यानी कि 3 एलील हो गया। अब बताइए, एक जीन 3 एलील, यही एग्जांपल है किसका, मल्टीपल एलील्स का, ठीक है, मल्टीपल एलील्स का, यानी कि जीन 1 एलील 3, जबकि कैरेक्टर मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए था, जीन 1 एलील 2, इसलिए मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है। और ये पूरा डिटेल आपको नोट करना है अच्छे से। अब देखिए, यहां पे एक चार्ट है बना हुआ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये चार्ट जो बना हुआ है, इसमें मैंने एक क्रॉस नहीं किया है, 2
4 6 क्रॉस मैंने लिया है। ये देखिए आई ए, ये जो है आई बी आई बी आई बी आई ओ, यहाँ पे एक और ले सकते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे हम ले सकते हैं ये भी, ठीक है, यहाँ पे ले सकते हैं आई बी आई ए, बट वो बराबर ही होगा आई ए आई बी, ठीक है, बी, ठीक है, आई ए सॉरी ए बी, ठीक है, आई ए आई बी, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, आई जीरो और आई जीरो, आई जीरो आई जीरो, और यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, ओ, क्या होगा, ओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एलील, अभी एक चार्ट है, आपको एनसीईआरटी में बना हुआ है, ठीक है, पूरे चार्ट का क्या वैल्यू है, इसमें 2 सेम है, इसलिए आप इसको 6 मान चलते, लेकिन देखिए क्या है, एलील फ्रॉम पेरेंटल 1 पेरेंटल 2, यहाँ पे क्या लिए, आई ए, इसका एंटीजन ए, इसका एंटीजन ए, तो बताइए ए दोनों डोमिनेंट एलील, आई ए ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए, आई ए आई बी, इसमें क्या होगा, मैंने क्या बोला था, कोडोमिनेंस 50-50% दोनों, इसमें दोनों का कैरेक्टर आएगा, आई ए आई बी 50-50%, यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ आई ए आई ओ क्या है, रिसेसिव है, इसका इफेक्ट क्या आएगा, आई ए, देखिए यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप आएगा, आई बी, ठीक है, ये तो कंप्लीट अपने आप में है, होमोजाइगस है, तो बी ब्लड ग्रुप, आई बी आई ओ, यहाँ भी क्या आएगा, बी, क्योंकि आई ओ क्या है, रिसेसिव है, ये कोई भी शुगर नहीं बनाता, शुगर ऐड नहीं करता, आई बी आई ए, यही आ गया, देखिए ये वाला और ये वाला, दोनों आपका क्या है, दोनों आपका सेम है, ठीक है, ये दोनों आपका सेम, इसलिए दोनों में कोई एक काउंट कीजिए, और ये भी आ गया, और आई ओ, ये तो कोई भी एंटीजन नहीं बनाएगा, ये एंटीजन बनाता ही नहीं, इसलिए यहाँ क्या बोलते हैं, ओ, यानी कि ए ब्लड ग्रुप उसको बोलते हैं जिसके पास ए टाइप का एंटीजन, बी उसको बोलते हैं जिसके पास बी टाइप का एंटीजन, ए बी उसको बोलते हैं जिसके पास दोनों एंटीजन, और वो उसको बोलते हैं जिसके पास कोई भी एंटीजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों रिसेसिव ट्रेट एक साथ आ गया होमोजाइगस कंडीशन में। क्लियर है? तो अब देखिए जीनोटाइप कितने हो गए, 6, पहला जीनोटाइप, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, इसमें कोई एक ले लीजिए, पांचवा ये ले लीजिए, और छठा, 6 जीनोटाइप हो गए, यानी कि 6 जीनोटाइप हो गए। यहां पे हम लिख रहे हैं आई ए आई ए, आई ए आई ओ, आई बी आई बी, आई बी आई ओ, और आई, ये हो गया आपका, ठीक है, आई बी हो गया, उसके बाद आई ए, ठीक है, सॉरी आई जीरो, ठीक है, और एक हो गया आपका आई ए और आई बी, ठीक है, ये हो गया ए बी के लिए, ये हो गया ओ के लिए, ये हो गया बी के लिए, ये भी हो गया बी के लिए, ये हो गया ए के लिए, ये भी हो गया ए के लिए, यानी कि ए के लिए 2 जीनोटाइप, बी के लिए 2 जीनोटाइप, ए बी के लिए 1 जीनोटाइप, और ओ के लिए भी 1 जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप हो गया 6। एक, इसको दोनों में कोई एक लीजिए, 1 2 3 4 5 6, और फिनोटाइप कितना हो गया, 4, 1 2 3, ठीक है, और ये 4 हो गया, यानी कि एलिलिक पेयर 6, यानी जीनोटाइप 6, और वो कितना, 4, यानी कि जीन 1, एलिल 3, एलिलिक पेयर 6, और फिनोटाइप 4, यानी कि कंक्लूजन यहां पे लिखते हैं, ठीक है, कंक्लूजन, यानी कि देखिए मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, और कंक्लूजन यहां पे लिखता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है, देखिए जीन 1 ओनली 1, ठीक है, एलिल 3, एलिलिक पेयर या जीनोटाइप कितना, 6, और फिनोटाइप कितना, 4, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इस पे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इस वीडियो का अगला पार्ट भी इससे न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगा, जरूर उसको देखना है और उसके न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, वो अलग ढंग का न्यूमेरिकल होगा,
तो उस अगले वीडियो लेक्चर के आधा पार्ट में न्यूमेरिकल और आधा पार्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ जी तैयार होंगे। थैंक यू सो मच।